हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आपको पता है कि अमरनाथ यात्रा अब बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। डेट मैं कंफर्म कर देता हूँ। 29 जून को स्टार्ट होने वाली है और ये यात्रा चलेगी 19 अगस्त यानी रक्षाबंधन तक। बहुत सारे श्रद्धालु इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कब यात्रा शुरू हो और कब हम लोग यात्रा के लिए रवाना हों। 2023 में मुझे भी इस बात के लिए मौका मिला कि मैं भोले बाबा के दर्शन कर सका। सालों से मेरा सपना था और वो सपना मेरा पूरा हुआ मेरी शादी के बाद यात्रा पर यात्रा के लिए। इसी के साथ साथ मेरी वाइफ ने भी दर्शन किए और आज तक उन्होंने मुझे शायद इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि मैं अकेला था और अपनी वाइफ के साथ मैं जा सका। उसके साथ मैंने वो दर्शन किए जो कि मेरे सालों से तमन्ना थी, ख्वाहिश थी वहाँ जाने की, उनके दर्शन करने की। हम दोनों ने बहुत अच्छे से दर्शन किए और 2023 में ही मैंने दर्शन किए और ये 2024 चल रहा है जिस हिसाब से यात्रा स्टार्ट होने वाली है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जो परेशानियां हमने झेली, जो परेशानियां हमारे सामने आई, वो 2024 में जितने भी लोग जा रहे हैं अगर मेरी ये वीडियो देखते हैं तो शायद आपको ये परेशानियों का सामना शायद ना करना पड़े या हो सकता है बहुत कम करना पड़े। तो बस यही सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं रहता हूँ दिल्ली और दिल्ली से मेरा सफ़र शुरू हुआ था जम्मू तवी के लिए। मैंने डायरेक्ट यहाँ से हमने पहले रिजर्वेशन करा लिया था ट्रेन से, क्योंकि मेडिकल वगैरह सब कुछ हो जाने के बाद फिर रिजर्वेशन ही कराना होता है। तो रिजर्वेशन हुआ था दिल्ली से सीधा जम्मू तवी के लिए। तो हम जम्मू तवी पहुँचे, नाइट में मेरी ट्रेन थी। सुबह अर्ली मॉर्निंग 4:30 पौने 5 बजे हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। स्टेशन पे उतरे और स्टेशन पे ही हमने अपना फ्रेशअप सब कुछ वहीं किया और उसके बाद हम स्टेशन से बाहर निकले। करीब 500 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही वहाँ पे बसेस वगैरह और ऑटो रिक्शाज वगैरह मिल जाते हैं। अगर आप पर्सनली ऑटो रिक्शा या कैब वगैरह करेंगे तो आपको वहाँ पैसे भी ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे। कोई 200 मांगेगा, कोई 250 मांगेगा, कोई 300 मांगेगा। तो वहाँ से सीधा सीधा सा फंडा है, आप मिनी बस लें। मिनी बस में 30 रुपये लगते हैं पर हेड, एक आदमी के 30 रुपये लगेंगे और वहाँ से आपको जाना पड़ेगा भगवती बेस कैंप के लिए। अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो भी मैं समझता हूँ कि आप मिनी बस ही में ही प्रेफर करें, क्योंकि 30 उस वक्त 2023 में 30 रुपये थे, हो सकता है शायद अब 40 रुपये हो या 35 रुपये के आसपास टिकट हो गई होगी। तो उसमें क्या होगा कि यहाँ आप 4 से 5 लोग चले जाओगे, वैसे आपसे कुछ ना कुछ कोई 300, कोई 400, कोई 250 इसी तरीके के पैसे मांगेगा। तो वहाँ से 4 से 5 किलोमीटर के आसपास आपको पड़ता है, करीब 20 मिनट में आपको बस वहाँ से वहाँ तक यानी भगवती बेस कैंप तक पहुँचा देगी। बेस कैंप जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने लिए बस टिकट बुक करनी है। यहाँ से सीधा आपको 2 रास्ते मिलते हैं, एक मिलता है बालटाल का रास्ता, एक मिलता है पहलगाम का रास्ता। अगर आप मेरा एक्सपीरियंस जाने तो मैं कहूँगा कि आप अगर बस बुक करते हैं तो सीधा पहलगाम से चढ़ाई स्टार्ट करें। 38 से 40 किलोमीटर के आसपास का यहाँ से डिस्टेंस है पहलगाम वाले रास्ते से, और बालटाल से करीब 13 से 14 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है। लेकिन जो भी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो भी सफ़रनामा अगर आपका शुरू होता है तो पहलगाम वाले रास्ते से आपको ज़िंदगी भर के लिए वो सफ़र याद रहेगा जो आप उस वक्त करेंगे। तो यहाँ से आपको मैंने बताया कि यहाँ से 2 रास्ते स्टार्ट होते हैं। जब आप भगवती कैंप पहुँचेंगे तो वहाँ से आप अपनी जो भी बस की टिकट लेंगे तो उस बस के टिकट पर आपको नंबर तो मिलेगा साथ में। जो बस सुबह निकलेगी वो निकलेगी अगले दिन अर्ली मॉर्निंग के लिए, क्योंकि जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो करीब 12:30-1 बजे आप पहुँचेंगे। हो सकता है शायद आपको 2 भी बज जाए, हो सकता है शायद आप जल्दी भी पहुँच जाएँ। बस टिकट वगैरह अर्ली मॉर्निंग यानी अगले दिन की मिलती है। वो बसें करीब 4 से 4:30 बजे सुबह मॉर्निंग निकल जाती हैं। काफ़ी सारी बसेस उस यार्ड पे आपको मिलेंगी और आपको जो भी नंबर होगा, हमने जो गलती की थी वो ये थी कि जब हम सुबह सुबह निकले तब हमने वहाँ जाके बस को देखा, लेकिन हमारी ये पहली गलती थी। आप जब बस बुक करा लें, आपको जब बस नंबर और टिकट कंफर्म हो जाए तो इवनिंग में ही जाके उस बस को देख लें, उस यार्ड में जाकर के वो बस कहाँ खड़ी है, ताकि आपको जब अर्ली मॉर्निंग सुबह जाना पड़े तो उस बस को ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, सीधा जाए और उस बस में बैठ जाए। हमारी सबसे पहली गलती यही थी कि हमने उस यार्ड में जाके अपने बस को देखा नहीं कि बस किस जगह पे किस यार्ड में खड़ी हुई है, क्योंकि उस वक्त जब आप अर्ली मॉर्निंग पहुंचेंगे तो वहाँ इतनी सारी बसेस मिलेंगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी बस कहाँ खड़ी है, हमारी बस कहाँ मिलेगी। बस के पीछे बस और काफ़ी बड़ा यार्ड है। जब वहाँ से बसों का जत्था निकलता है तो एक साथ ही निकलता है, करीब 100-150 बसें एक साथ निकलती हैं। कुछ पर्सनल बसेस भी होती हैं, कुछ लोगों की पर्सनल कारें भी होती हैं जो लोग यहाँ से या कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने से यात्रा के लिए जाते हैं।
अगर आपको दोनों रास्तों के मज़े लेने हैं, दोनों रास्ते देखने हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप चढ़ाई करते हैं तो सीधा पहलगाम से चढ़ाई करें, और जब आप उतरेंगे तो आप बालटाल से उतरें। चढ़ाई के समय पहलगाम में आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी, बर्फ़ देखने को मिलेंगी, वादियाँ देखने को मिलेंगी, पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पहलगाम के रूट पर ही दिखाई देंगी। लंबा रास्ता है लेकिन मज़ेदार रास्ता है। कठिनाइयाँ आपको यहीं दिखाई देंगी। शेषनाग की झील, जहाँ पर भगवान शेषनाग को इतना बड़ा सांप रहता है, वैसे तो कहते हैं कि पता नहीं कौन सा दिन बताया था कि उस वक्त दिखाई देता है, लेकिन जब हम पहुँचे थे तो वहाँ पे वो लहराती हुई परछाई हमें दिखाई दी थी। वो परछाई कम से कम 10 मिनट रही और हम दोनों उस परछाई को 8 से 10 मिनट तक देखते रहे, जब तक कि वो पानी प्लेन नहीं हो गया। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम गए, जो चीज़ बाकी लोग बहुत जल्दी में जाते हैं, वो बाल-टाल का रास्ता इस्तेमाल करते हैं कि जल्दी जाएँगे, जल्दी आएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहलगाम से ही जाएँ। यहाँ से जब आपकी बेस कैंप, भगवती बेस कैंप से जब आपकी बस निकलेगी, जितने भी समय निकले, तो आपको सीधा उतारेगी पहलगाम बेस कैंप के लिए। इस बीच का जो रास्ता है वो करीब 9 से साढ़े 9 घंटे आपको पहुँचने में लगेंगे, और इस जो 9 साढ़े 9 घंटे में जो भी आपको नज़ारे दिखाई देंगे ना, और जो भी आपको रूट्स पे जहाँ भी आपकी जिस रूट से भी आपकी बसें निकलेंगी, उस रूट पे आप महसूस करेंगे कि आप एक वीआईपी पर्सन हो चुके हैं। इस 9 और साढ़े 9 घंटे के बीच में जो भी आपका सफ़र रहेगा, इस बीच में आपको कई जगह बसेस रोकेंगी, जहाँ आपको चाय नाश्ता वगैरह मिलेगा। कई सारी चीज़ें खाने को मिलेंगी, जहाँ छोले कुलचे भी हो सकते हैं, भटूरे भी हो सकते हैं, चाय, कॉफ़ी, ब्रेड पकोड़े, पकोड़े, और भी बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं। खाने से लेके हर चीज़ आपको इस पूरे रास्ते मिलेगी। अगर सुबह टाइम से आपकी बस निकल जाती है तो मैं समझता हूँ करीब 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आप पहलगाम पहुँच जाएँगे। पहलगाम के बेस कैंप पे जब आप पहुँचेंगे तभी आपको फ़ील हो जाएगा कि वाह! क्या नज़ारा है। वहाँ पहुँचेंगे आपको पूरा दिन रुकना पड़ेगा, और इस बीच में खाने की तो परवाह करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है इस पूरे ट्रिप पर। भगवती बेस कैंप से जब आप निकल जाएँगे, वहाँ से लेकर और गुफ़ा में दर्शन करने तक आपको खाने-पीने की कोई चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ इतना खाना मिलेगा, आपको इतना खाना मिलेगा, लेकिन मैं आप लोगों से इस बात के लिए विनती करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस खाने पर यहाँ जो भी आपको खाना मिले, उसे आप वेस्ट ना करें। ऊपर बहुत ही कीमती खाना है। किस तरीके से पहुँचाया जाता है खाना, ये आप ज़रूर देखेंगे। मैं सिर्फ़ आपसे इतनी विनती करूँगा कि आपको जो भी खाना मिले, या अपनी प्लेट में जो भी खाना रखें, उसे आप ख़त्म कर लें, एक दाना भी वेस्ट ना करें। अगर आप एक्स्ट्रा खाना ले लेते हैं तो जो आपका साथी है उसे दे दें, लेकिन खाने को वेस्ट ना करें, खाएँ ज़रूर। पहलगाम बेस कैंप पहुंचने के बाद आपको उस दिन तो वहीं रुकना पड़ेगा, और उसके अगले दिन अर्ली मॉर्निंग आपको वहां से चंदनवाड़ी के लिए रवाना किया जाएगा। तो अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 साढ़े 4 बजे वहां पे आपको बाहर निकालने के लिए उस बेस कैंप से लाइन लग जाएगी। उस लाइन में आप लग जाएं, और बाहर निकलेंगे तो वहीं से आपको कैब्स वगैरह मिल जाएंगी। आप कैब किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप 2 लोग हैं, 3-4 लोग और उसमें घुस गए, 2 लोग आप भी घुस गए, तो जब वो आपको चंदनवाड़ी में पहुंचा देगा तो वो आपको फेयर बता देगा कि कितना पैसा पर हेड लगा। 70 रुपये, 80 रुपये, 85 रुपये या 100 रुपये पर हेड, जिस हिसाब से भी होगा वो आप वहाँ दे सकते हो, और आप पहुँच जाएंगे चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी बेस कैंप जब आप क्रॉस कर लेते हैं, यानी कि वहाँ की सिक्योरिटी को जब आप क्रॉस कर लेते हैं, तो जो भी आपके पास वो पास वगैरह यहाँ से मिलेगा, बैंक वगैरह में जब आपने पास बनवाया होगा वो आपके पास होगा, तो वहाँ पर आपका मेडिकल और वो पास चेक किया जाएगा और आपको आगे बढ़ने दिया जाएगा। चंदनवाड़ी का जब सिक्योरिटी आप चेक पास कर लोगे, उसके बाद असली यात्रा शुरू होती है। यहाँ से आपको भोले बाबा की यात्रा के लिए टफ रास्ते स्टार्ट हो जाते हैं। वो कौन से और किस तरीके के रास्ते हैं आपको मैं बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले यहीं से मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से आप 4 तरीके से जा सकते हैं। कैसे? पहले आप यहाँ से हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, लेकिन आप जहाँ से भी अपनी यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं,
अपने घर से या कहीं से भी। अगर आप हेलीकॉप्टर को पहले से ही बुक कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी रहेगी, वरना अगर आप वहाँ जाकर हेलीकॉप्टर को बुक कराते हैं तो बहुत मुश्किल से ही सीट मिलती है, क्योंकि लोगों ने पहले से पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करा रखी होती है। तो इसलिए अगर आपने अभी तक बुकिंग नहीं कराई तो आप हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग अभी से ही करा लें। जो भी आपकी डेट हो उस हिसाब से उसे बुक करा सकते हैं। इसमें हेलीकॉप्टर यानी चॉपर का जो भी फेयर होता है वो 3500 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक का आता है, सिंगल साइड का, पर हेड का। एक इंसान का 3,500 से 4,000 रुपये किराया लगता है। सीधा आपको पहुंचाएंगे पंचतरनी। भोले बाबा की गुफा तक तो अभी तक मेरे ख्याल 2023 तक तो बना नहीं था, 2024 में बन गया हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन तब तक ये 3,000 रुपये किराया तो था ही। अब शायद बढ़ गया है पहले से, तो मैं 3,500 से 4,000 रुपये मैं आपको इसीलिए बढ़ाकर बता रहा हूँ कि इतना फेयर आपका हो गया होगा, लेकिन वो पंचतरनी तक पहुँचाएगा। दूसरा, आप यहाँ से घोड़े खच्चर से भी जा सकते हैं। घोड़ा खच्चर में ये है कि अगर वो आपको 4,000, 3,500, 3,000 कुछ भी बताते हैं तो आप उनसे बार्गेनिंग कर सकते हैं। 2,000, 2,200, 1,500, 1,800, 2,500, जहाँ भी आपकी बात बने उतने में वो आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे। तो आप यहाँ बार्गेनिंग कर सकते हैं और उसका पैसा भी आपका बच सकता है। लेकिन मैं ये आपको पहले ही समझा दूँ कि इस तरीके के बार्गेनिंग करने वाले कोई भी घोड़े को मत करना, ना ही कोई पिट्ठू को करना। वहाँ रजिस्टर्ड काउंटर है, पंजीकृत काउंटर बने हुए हैं। अब वहाँ पर सारे रेट फिक्स हैं, घोड़े के अलग फिक्स हैं, पिट्ठुओं के अलग फिक्स हैं। तो आप इस तरीके के कोई भी घोड़ा लेते हैं, खच्चर लेते हैं या आप पिट्ठू लेते हैं तो आप रजिस्टर्ड काउंटर से ही आप इनको बुक करें। भरोसेमंद मिलते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ से आपको रेट कन्फर्म है। एक भी रुपया आपका फालतू नहीं जाएगा। जो सरकार ने मान्यता प्राप्त काउंटरों को वहाँ बिठा रखा है, जो भी सरकारी रेट है उस सरकारी रेट से आप इन सारी चीज़ों को ले सकते हैं और लेने के बाद वहाँ से आप आगे का अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपको कोई बेईमानी नहीं होगी। तीसरा है पालकी। पालकी से बेसिकली वही लोग जाते हैं, या तो बुज़ुर्ग लोग हैं जो चल नहीं सकते वो लोग हैं, या जो ओवरवेट है, बहुत ही ज़्यादा वज़न है, जो चढ़ाई नहीं चढ़ सकते, ना ही वो इतना किलोमीटर चल सकते हैं, लेकिन उनके दिल में तमन्ना है कि हाँ हमें बाबा के दर्शन करने, तो उनके लिए वो पालकी बनी है। पालकी भी जिस हिसाब से मैंने बताया है कि जहाँ से आप खच्चर या पिट्ठू करेंगे उसी काउंटर से आप पालकी भी कीजिए, ताकि वहाँ से लेकर और एंड तक आपको पालकी आसानी से पहुँचा सके। अगर रिटर्न में भी आना है तो उस हिसाब से आप रिटर्न की बात कर लीजिए, तो रिटर्न भी वही लोग आपको लेकर आएंगे। और चौथा है पैदल, जो हमने की। पैदल का जो मज़ा है वो शायद ही किसी और चीज़ में होगा। अगर आप सक्षम हैं पैदल चलने में तो मैं कहूँगा कि आप इस यात्रा को पैदल ही करें। उसका मज़ा आपको ज़िंदगी भर आएगा, ये पल आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगे अगर आप पैदल चलते हैं तो। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि यार इस यात्रा में हम लेकर क्या जाएं, क्या रखें क्या ना रखें। सामान थोड़ा सा चाहिए होता है, लेकिन बहुत सारे लोग कुछ का कुछ रख लेते हैं। तो जो गलती हमसे हुई थी, हमें भी कोई बताने वाला नहीं था, हम अपने अंदाजे से गए थे, तो मैं ये चीज़ आपको बता देता हूँ। 2 लोवर आप सिर्फ अपने पास रखिए। आपका जो भी सामान, आप भरपूर सामान लेके जा रहे हैं, या आपने सोचा है कि उस यात्रा पे हम जाएंगे तो इस तरीके से हम यहाँ वहाँ घूमेंगे, तो अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो आप भगवती बेस कैंप में वहीं एक लॉकर है, वहाँ आप अपना वो सारा सामान रखवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो सामान वापस लेना है तो वापस आपको भगवती बेस कैंप ही आना होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आप फ्री माइंड होकर जाना चाहते हैं कि नहीं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोवर रखिए, 3 से 4 टी शर्ट रख लीजिए और 2-3 अपना अंडर गारमेंट्स वगैरह रख सकते हैं, और एक टॉवल ज़रूर रख लीजिए। इसके साथ साथ आप एक रेनकोट, एक अम्ब्रेला और जैकेट तो आप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे ठंड शुरू हो जाएगी। ये तो रही कपड़े की बात। अब कई जगह वहाँ ऑक्सीजन बहुत कम है, बहुत लोगों को तो ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाती, बहुत लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। ख़ासकर शेषनाग वगैरह पे जाने के बाद तो ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है कि लोग वहाँ बैठ जाते हैं, गिर जाते हैं। कई लोगों को तो मेडिकल कैंप भी ले जाना पड़ जाता है। हमने 2023 में अपने सामने देखा, 2-3 लोग मेडिकल कैंप में आए, उसमें से हम भी कुछ परेशान हो गए थे, लेकिन हम चलकर पहुँचे। हमें सांसें बहुत कम आ रही थी, हमें ऑक्सीजन बहुत कम मिल रहा था, लेकिन हम बेस कैंप चलते चलते पहुँच गए थे। लेकिन उस वक्त में हम रुक रुक के पहुँचे ताकि हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ आप अपने साथ ज़रूर कैरी करें। खाने पीने से रिलेटेड आप कुछ भी रख सकते हैं, बिस्किट रख सकते हैं, नमकीन रख सकते हैं, टोस्ट रख सकते हैं,
इस बीच में आपको खाने के लिए वैसे तो सब चीज़ें मिलेंगी, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं कैंप वगैरह में रुकते हैं तो ये चीज़ें खाने के लिए आपको चाय के साथ आसानी से हो जाएगा। वैसे मैं चाय भी मिलेगी तो चाय के साथ-साथ भी आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ कुछ रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी चीज़ें आप रखेंगे, आप अपना वज़न ही बढ़ाएँगे। इस पूरे रूट पे जो मेन मुद्दा आता है, वो आता है जूतों का, कि हम जूते कौन से लें। कितने भी महँगे से महँगे आप जूते खरीद लें, लेकिन वहाँ चलने वाले नहीं हैं। वहाँ शूज़ चलते हैं सिर्फ़ मिलिट्री शूज़। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप आज़ाद मार्केट में जाकर, जहाँ भी तिरपाल वगैरह जो लोग सेल करते हैं, वहाँ से आप मिलिट्री शूज़ वगैरह खरीद सकते हैं और बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। 450-500 में आपको एक पेयर मिल जाएगा और वो कपड़े का पेयर होता है, लेकिन जो उसका सोल होता है ना, वो इतना ज़्यादा बेस्ट होता है कि वो बर्फ़ में, कीचड़ में हर तरीके से जमकर चलता है। वो आपको फिसलने नहीं देगा। उसके बाद चाहे आप कितनी भी बड़ी कंपनी का शूज़ खरीद लें, वो आपको फिसला ही देगा। वो चाहे बर्फ़ पे हो, चाहे कीचड़ पे हो, किसी भी चीज़ पे हो। महँगे से महँगा शूज़ आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मिलिट्री आप शूज़ खरीदें। बारिश वगैरह भी वहाँ कई बार हो जाती है, तो उसमें शूज़ वगैरह गीले हो जाते हैं, तो ये कपड़े के शूज़ होते हैं, जो आपको जल्दी सूख भी जाते हैं। और सबसे बड़ी और मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि ये आपको फिसलने नहीं देंगे। बर्फ़ पर जम के चलते हैं और सबसे पहले इंसान बर्फ़ पे ही फिसलता है। वहाँ इतनी बर्फ़ होती है कि आप हैरान हो जाओगे कि कहाँ चलें, कहाँ ना चलें। आपको चलते-फिरते कई लोग, आपके आस-पास के लोग ही गिर जाएँगे, आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि गिरा कब। पलक झपकते ही बर्फ़ पे ऐसे फिसल जाते हैं, इसमें क्या हो गया? तो इसलिए जूते आप बहुत ख़ास खरीदें, अपने हिसाब से देख लें। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मिलिट्री शूज़ खरीदें, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे। अब ये बात आती है कि इस यात्रा में सिंगल साइड से कितने दिन लग जाते हैं। वैसे तो लोग कहते हैं 3 से 5 दिन लग जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कम से कम 6 दिन तो लगते ही हैं। 6 दिन इसलिए लग जाते हैं क्योंकि चढ़ाई जब इतनी हो जाती है ना, 35-40 किलोमीटर के आसपास चढ़ाई उतराई दोनों ही होती है, तो इंसान थक चुका होता है। कहीं सांस आ रही है, कहीं नहीं आ रही, पैर जवाब दे रहे हैं, अंगूठे जवाब दे रहे हैं, कई लोगों के घुटने बजने शुरू हो जाते हैं, इंसान थक जाता है और इस बीच में वो ना तो ठीक से रेस्ट कर पाता है, ना ही कुछ और। तो मैं समझता हूँ 5 से 6 दिन आपको एक तरफ से लग जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि यार यात्रा तो इतनी कठिन है, हम चलेंगे कैसे? भाई ये बात तो हर किसी के मन में आती है। तो हमें जब ये सब चीज़ें पता चली थी कि हम चलेंगे कैसे, तो हमने क्या किया था, एक वॉक का स्टार्ट शुरू कर दिया। हमें सवा महीने या 1 महीने पहले हमने वॉकिंग स्टार्ट कर दी थी और वॉक करते-करते हमने 6 से 7 दिन में 6 किलोमीटर एक बार में चलना शुरू किया। यानी 3 किलोमीटर जाते थे सुबह और 3 किलोमीटर आते थे। यानी 1 दिन में 6 किलोमीटर। जब हमें लगा कि यार हमें इतनी ऊँची चढ़ाई करनी है और वहाँ साँस की भी दिक्कत है, तो हमने वो काम दोनों टाइम शुरू किया। मॉर्निंग भी 6 किलोमीटर चलते थे और इवनिंग में भी 6 किलोमीटर चलते थे। यानी टोटल हम 1 दिन में 12 किलोमीटर चलने लगे। आपकी जैसी भी कैपेसिटी है, 29 तारीख से स्टार्ट होने वाला है और आज मेरा ख़्याल है 23 मई है। तो अभी भी देखा जाए तो पूरा-पूरा 1 महीना है आपके पास और आप अभी से अगर अपना वॉक स्टार्ट करें, अपने आप को जमा के चलें कि हाँ भाई मुझे इतने दिन चलना ही है और इतना किलोमीटर मुझे निकालना ही है हर रोज़। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप दिन में सुबह से लेके अगर शाम भी अगर आप चलते हैं, तो मैं समझता हूँ ये चढ़ाई, ये यात्रा आपको बहुत आसान हो जाएगी। पैदल चल सकेंगे, साँस वगैरह में दिक्कत आती है तो वो भी आप बहुत आसानी से उसको सँभाल पाएँगे। तो आप अभी से वॉक करना शुरू कर दें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा चलें। पानी साथ लेके चलें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलते-चलते अगर आपको प्यास लगती है तो थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहें और अपना इसको वॉक को कंटिन्यू करके रखें। आपकी जो यात्रा स्टार्ट होगी वो होगी चंदनवाड़ी से स्टार्ट और होली केव पे जाके समाप्त हो जाएगी। इस बीच में चंदनवाड़ी, चंदनवाड़ी के बाद पिस्सू टॉप, पिस्सू टॉप के बाद एमजी टॉप, एमजी टॉप के बाद सीधा आप शेषनाग पहुँचेंगे। जब आप चंदनवाड़ी से स्टार्ट करेंगे तो आप सीधा आपको अपनी जो पहले दिन की यात्रा ख़त्म करनी है वो करनी है शेषनाग पर जाकर। शेषनाग पे टेंट वगैरह आपको मिल जाएंगे, वहाँ आप टेंट वगैरह बुक कर सकते हैं। पर हेड वहाँ 500 रुपये आपको देने होते हैं। एक आदमी के 500 रुपये एक टेंट में लगेंगे। टेंट में कई सारे हैं, कोई टेंट 7 लोगों का है, कोई टेंट 4 लोगों का है, कोई टेंट 8 लोगों का है। तो आप उस हिसाब से टेंट वाले से बात कर लें कि आपको किस टेंट में रहना है। सिलेक्ट कर लें कि आपके लिए वो ठीक-ठाक है टेंट कि नहीं, साफ़-सुथरा। बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि नहीं यार हमें यहाँ नहीं, वहाँ रहना है, वहाँ नहीं, वहाँ रहना है। तो ये चीज़
आपको देखनी है। शेषनाग के बाद सीधा पौषपत्री और पौषपत्री के बाद आएगा पंचतरणी। ये चीज आपको शेषनाग के बाद सीधा पंचतरणी पहुंचना है। पूरे रास्ते उबड़ खाबड़ भी होंगे, बर्फ वाले भी होंगे, थोड़ी फिसलन भी होगी, थोड़ी कीचड़ भी होगी, लेकिन आप सावधानी से पहुंचो और भोले बाबा का नाम लेते चले जाओ, आपके सारे रास्ते पार हो जाएंगे। शेषनाग से सीधा आपको पहुंचना है पंचतरणी। पंचतरणी जब आप पहुंच जाओगे, शाम हो जाएगी, हो सकता है शायद आपको रात भी हो जाए, आप रात वहीं गुजारो। वहीं गुजारने के बाद आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठो, और अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद वहाँ आपको एक गर्म पानी की बाल्टी मिल जाएगी। वो जो आपको चार्ज लेगा गर्म पानी वाला, वो लेगा एक बाल्टी के 100 रुपये। वहाँ गर्म पानी से नहाओ, और गर्म पानी से नहाने के बाद अपनी यात्रा वहाँ से शुरू करो। पंचतरणी से होली केव गुफा की जो किलोमीटर है, पूरा 6 किलोमीटर के आसपास है। पंचतरणी से 6 किलोमीटर जब आप पूरा चलोगे तो वहाँ पहुँच पाओगे संगम। बहुत लोग पिट्ठू से चलेंगे, बहुत लोग घोड़े से चलेंगे, बहुत लोग पालकी से चलेंगे। तो वहाँ आके संगम पे जब आप पहुँचोगे तो संगम से आगे करीब 1-1.25 किलोमीटर के आसपास हमारी गुफा रह जाती है, यानी भोले बाबा की गुफा रह जाती है। तो वहाँ तक खच्चर नहीं चलते। संगम पे आके खच्चर, पिट्ठू और पालकी आपको वहीं छोड़ देंगे। वहाँ से फिर आपको पैदल ही चलना है, चाहे वो किसी भी कीमत पे आप चलें, किसी भी तरीके से चलें, वहाँ से आपको कोई साधन नहीं मिलेगा। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद आपको ऑटोमेटिक ही भोले बाबा इतनी हिम्मत दे देते हैं कि यार आप ऑटोमेटिक ही चलने लगोगे, आपके पैरों में ताकत आ जाएगी। जब देखेगा ना कि वो रही होली के, बस आप पहुँचते चले जाओगे। होली के पहुँचने से पहले ही सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। सीढ़ियाँ स्टार्ट जहाँ से होती है वहीं सिक्योरिटी आर्मी लगी हुई है, वहाँ आपके फ़ोन वगैरह सब ले लिए जाएंगे। वहाँ फ़ोन वगैरह आपसे लेकर वो जब्त कर लेंगे। जब आप वहाँ से दर्शन करके वापस आ जाएंगे तो आप वापस वहाँ से अपना फ़ोन ले सकते हैं उनसे। और कोशिश करें वहाँ अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा बालटाल वाले रास्ते से नीचे उतरना स्टार्ट कर दें। जब आप बालटाल के रास्ते से नीचे उतरना स्टार्ट करेंगे तो मैं समझता हूँ आप इवनिंग 6 से 7 बजे तक बालटाल बेस कैंप तक पहुँच जाएंगे। और वहाँ पहुँचने के बाद आप कहीं भी छोटा मोटा टेंट ले सकते हो और वहाँ रुक सकते हो। तो ये रहा हमारा घर से चलकर होली केव से यात्रा तक, और होली केव से यात्रा से लेके नीचे बालटाल के रास्ते तक। तो इस तरीके से आपने पहलगांव का रास्ता भी देख लिया, और पहलगांव के साथ साथ आपने बालटाल का रास्ता भी देख लिया। इस बीच में आप देखेंगे कि जो बालटाल के रास्ते से आप नीचे उतरेंगे ना, वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है, बहुत छोटा रास्ता है। उसमें पालकी वाले भी चल रहे होंगे, उसमें घोड़े वाले भी चल रहे होंगे, उसमें पिट्ठू वाले भी चल रहे होंगे, उसमें हम जैसे पैदल वाले भी चल रहे होंगे। लेकिन रास्ता होगा इतना छोटा सा, और राइट लेफ्ट हैंड साइड पे आपको खाई दिखाई देगी। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप बालटाल वाले रास्ते से नीचे उतर रहे हैं ना, तो बहुत ध्यान से चलना है, क्योंकि घोड़े वाले कब आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो ये चीज़ें आप आगे पीछे ध्यान रखें, चीज़ों को धीरे धीरे उतरें। थकावट तो आपको उतरते वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे आप भोले बाबा का नाम लेते लेते आप नीचे बेस तक आ ही जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, खाने पीने से रिलेटेड कोई भी परेशानी आपको नहीं मिलेगी। पानी की बोतल आप अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि पानी आपको हमेशा बार बार चाहिए रहेगा। तो जब आप बेस कैंप, बालटाल के बेस कैंप पे पहुंच जाते हैं, वहीं से थोड़ी दूर पर आपको बैटरी रिक्शा भी मिल जाएंगे, जो आपको वहां तक पहुंचा देंगे जहां आपको बेस कैंप में पहुंचना है, रुकना है। वहीं आपको टेंट भी मिल जाएंगे, वहां आप टेंट देख लीजिए, 300 से 500 रुपये पर हेड के आसपास वहाँ मिल जाता है। और वो रात वहाँ गुजारें, वहाँ रुकें, और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग की उसी बेस कैंप के सामने आपको बस स्टैंड मिल जाएगा, जहाँ से आपको बस आगे जम्मू वगैरह के लिए मिल जाएगी। लेट हो जाओगे तो बसें सारी निकल चुकी होंगी, फिर आपको कैब ही लेनी पड़ेगी। कैब वहाँ से 500 या 700 रुपये पर हेड के हिसाब से लेती है, लेकिन बस आपको उस हिसाब से रेट लेगी जो उनके सरकारी रेट है। तो ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपको सारी चीज़ें बता दी। एक एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि यहाँ इतना फेयर लगना है, यहाँ रुकना है, यहाँ से यहाँ चलना है। तो इस पूरे यात्रा पर 10 से 12 दिन आप अपना लेके चलें, अगर आपको पैदल यात्रा करनी है। चॉपर वगैरह से आप चलते हैं तो आप उस हिसाब से अपना टाइम देख लीजिए, क्योंकि जहां आपको 3 दिन लगेंगे चॉपर से, वहां आपको आना जाना उतरना में एक ही दिन में हो जाएगा। क्या हो सकता है कि उतरते वक्त अगर आपने टिकट ना कराई हो तो उसके अगले दिन तो आप आ ही सकते हैं।
तो उस हिसाब से आप अपने दिन भी काउंट करके चलें। लेकिन हमें जो दिन लगे थे वो 12 से 13 दिन लग गए थे, क्योंकि हम शेषनाग पे फंस गए थे। तूफान इतना ज़्यादा, बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी कि हम शेषनाग पे पूरा 3 दिन रुके, जबकि वहाँ हमें अगले दिन ही निकलना था। तूफान, बारिश और बर्फ़ वगैरह इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वहाँ बहुत ज़्यादा मौसम बिगड़ चुका था। लेकिन हम तीसरे दिन वहाँ निकले, जो हम दिन उस हिसाब से बढ़ाकर चले थे वो दिन हमारे वहाँ कंज्यूम हो गए और हमें 12 से 13 दिन लग गए आने में। तो ये थी सारी यात्रा का जो भी निचोड़ था वो मैं आपको बता चुका। अगर आपको इसके बारे में कोई और क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे इस चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके सारे जवाब आपको दे दूंगा। जो भी आपके दिमाग में या आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो, जो बाकी हो, जो आपको कुछ पूछना हो, तो आप उसे क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको 100% रिप्लाई दूंगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे फिर किसी अलग तरीके की वीडियो में। और आपकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो। जय बोले की, जय बाबा बर्फानी की।